हेलो गाइस, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए ऑफलाइन वीडियो में। तो लास्ट वीडियो जो हमने डाला आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और वाकई मैंने भी देखा और काफ़ी अच्छा लगा कि भाई जो इतना लंबा हमारा टॉपिक था वो कम से कम समय में प्रिपेयर हो गया। कम से कम समय में आपने भी देख लिया और आप लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि भाई ये जो तरीका है पढ़ने का ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम बात करें कि भाई मेरे एंड से भी मुझे काफ़ी आसानी हो रही है ऐसे ऑफलाइन वीडियोस बना के आपका कोर्स कंप्लीट कराने में। और इसी के साथ आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब एक नहीं हर दिन दो दो वीडियोस आपको मिलेगी। सुबह को पीपल एंड एनवायरनमेंट की वीडियो मिलेगी जैसे अभी आपको मिल रही है, और शाम को हम लोग हायर एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो एक दिन में दो वीडियोस मिल पाएंगी और यही तरीका है जिसको मैं कहता हूं कि यह है सेल्फ पेस्ड तरीका। सेल्फ पेस्ड का क्या मतलब है कि भाई सबको साथ में जहां नहीं लेके चलना होता, एक रिकॉर्डेड लेक्चर होता है और हर एक स्टूडेंट अलग अलग बैठ के अपने फ्री टाइम के हिसाब से उसे आराम से देख सकता है। बीच में कन्वर्सेशन ना होने के कारण पूरा कंसंट्रेशन भी पढ़ाई के ऊपर रहता है और इसी वजह से कम समय, क्योंकि हमारे दिमाग की एक लिमिट होती है किसी चीज को समझने की, तो उस कम से कम ड्यूरेशन के अंदर, उस लिमिटेड अटेंशन के स्पैन के अंदर हम जो है अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को भी इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो हमारे कोर्स के वीडियो आने वाले हैं यूट्यूब पे वो टू द पॉइंट होंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और जब भी आप फ्री हो आप इन्हें बड़े आराम से देख सकते हैं। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट में जरूर से बता देना कि लाइव वीडियो ज्यादा अच्छा था जो एक एक घंटे चलता था, या फिर कोई टॉपिक जो 15 से 20 मिनट में ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो आपने मेम देखा होगा ना, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जनरली लाइव क्लास में ऐसी फीलिंग आती है और ज्यादातर बच्चे तो उसे ऑफलाइन देखते हैं 1.5 स्पीड लगा करके। तो कभी कभी अगर आप स्लो लाइव क्लास देखेंगे जब वो ऑफलाइन हो जाती है तो ऐसा ही हमें लगता है कि वो बड़ी स्लो चल रही है और हमें लगता है कि जो भी एजुकेटर हमारे सामने है थोड़ा जल्दी बोले, थोड़ा फास्ट बोल के हमें सरल से सरल शब्दों का यूज करके पढ़ाए। ठीक है, तो यही मेरी कोशिश है और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कैसे हम लोग की यहाँ पे पढ़ाई होगी इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में, पहले क्या होता था बाद में लिंक अपडेट होते थे, अब डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, है ना। तो उसको भी आप इंस्टेंट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा सा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं आप लोगों को और हर हफ्ते में उन डाउट्स को देखता हूं। तो एक साथ सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ इस चैनल पे एक एक वीडियो के माध्यम से जो है वो तैयार हो जाएंगी। उसके बाद अगला यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, यह कह लो कि ये पेपर वन का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप ईयर वाइज भी सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो एनटी नेट वाले स्टाइल में अपने कंप्यूटर पे या फोन पे, ताकि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ने और उसको समझने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और यही नहीं, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सेक्शन वाइज सारे के सारे टेस्ट लगाने को मिलते हैं। आप टीचिंग एप्टीट्यूड लगाना चाहें, रिसर्च लगाना चाहें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, मन से बनाए हुए बेकार के एमसीक्यूज नहीं होंगे, है ना। तो जैसा मैं कहता हूं पीवाईक्यूज पे ध्यान देना होता है और दिसंबर 2018 के बाद सारे के सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे आप ईयर वाइज लगा सकते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, कुमार एजुकेशन नेट सीटेट ऐप। इसमें आपको फ्री डेमो और जो भी कोर्सेज है वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मिलेगा हमें फ्री डेमो, कैसे हम टेस्ट लगाते हैं, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज एक ड्रॉप कर देना। कॉल मत करना, कॉल नहीं उठती है, केवल चैट ओनली सर्विस है। आप एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो पूरे इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो ज्यादा एडवांस बच्चे हैं तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पीपल एनवायरनमेंट में, नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। अगर आपको नहीं समझ में इसका क्या मतलब है तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे, है ना। और इसके अलावा इसके साथ हम लोग विंड एनर्जी की भी आज के लेक्चर में बात कर लेंगे। कल के लेक्चर में हम फिर सोलर एनर्जी एंड सो ऑन आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो छोटा सा रहेगा ये, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज और काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं वो एक लिमिटेड और टू द पॉइंट सिलेबस से बनते हैं। बहुत ज्यादा बिखरा हुआ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलो भाई
आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो भाई देखो, हमारे चारों ओर जो भी चीजें प्रकृति हमें देती है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए या हमारे जीवन के सर्वाइवल के लिए, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति ने हमें दिया है जीने के लिए। फल, खाना, पेड़ पौधे, ये सब हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काम आते हैं, इसलिए ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हमें पेट्रोल भी मिलता है तो वो भी हमें, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नेचुरली ही मिलते हैं प्रकृति के अंदर। तो दुनिया की हर एक चीज जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है और जिसके थ्रू हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो रहा है या कन्वीनियंट लाइफ पॉसिबल हो रही है, वो नेचुरल रिसोर्सेस कहलाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने आईफोन खरीदा तो वो नेचुरल रिसोर्स है, वो भी हमारा लाइफ, कोई कॉमोडिटी भी हम बाहर खरीदते हैं, जैसे मान लो हमने एक अलमारी खरीद ली या हम मान लो हमने कंप्यूटर खरीद लिया, ये भी हमारी लाइफ को इजी करते हैं, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये मैन मेड रिसोर्सेज आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इंसानों ने बनाई है। लेकिन इंसानों ने भी जो अपनी रिसोर्सेज बनाई हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को ही लेकर के इनडायरेक्टली बनाई। जैसे अगर आप एक लकड़ी की अलमारी खरीदते हो तो अलमारी जो है वो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, लेकिन अगर उसमें लकड़ी लगी है तो लकड़ी एक नेचुरल रिसोर्स है। तो आई होप आपको उसका मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आखिर कितने टाइप की होती हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक को हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक को हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप सबको पता होगा वैसे तो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको और अच्छे से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो लिमिटेड है, मतलब हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि एक दिन वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कंजम्पशन उसका होता चला जा रहा है और प्रोडक्शन उसका कोई नहीं है ना। तो कौन सी हो सकती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर्स में, वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का क्या मतलब है? जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो पुरानी सभ्यताएं रही वो जब जमीन के नीचे दब गई, जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी थे वो जब जमीन के नीचे दब गए, तो बहुत समय के बाद क्या हुआ कि वो गल करके एक जीवाश्म में परिवर्तित हो गए, यानी फॉसिल्स बन गए। अब वो जो फॉसिल्स हैं उनको हम जलाते हैं तो हीट मिलती है और हीट से हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका एक निश्चित भंडार है, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी है जो कि कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी, है ना। तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे एक तरीके के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये कभी रिन्यू नहीं होंगे, कभी भी ये एक तरीके से फिर से नहीं आ जाएंगे हमारे पास। इसीलिए कहते हैं ना कि एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा, एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और यही रीजन है कि आज दुनिया जो है भाग रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर, क्योंकि सबको पता है कि एक दिन जो है पेट्रोल अगर नहीं रहेगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, दुनिया आगे चल ही नहीं पाएगी। तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा इन्वेंशंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पेट्रोल को हटा करके हम दूसरे एनर्जी के सोर्सेस को ढूंढें, है ना। तो फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसके बाद आता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो अनलिमिटेड अमाउंट में है, डेली हमें मिलता है, कभी खत्म नहीं होगा, और जब तक हमारा जीवन है, जब तक धरती पे जीवन अवेलेबल है, तब तक ये रिसोर्स हमें मिलता रहेगा। जैसे सूरज की रोशनी है, हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि जब तक जीवन है तब तक रहेगा। अब यहाँ बहुत बच्चों का सवाल होता है कि भाई सूरज अभी चमक रहा है, कल को सूरज मर जाएगा, वो भी तो नॉन रिन्यूएबल है, वो भी तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो भाई जब वो खत्म हो जाएगा तो इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही रहेगा, वो मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, उसकी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी रिसोर्सेज क्या कहलाती हैं? रिन्यूएबल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विंड, सोलर, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब क्या है? रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल क्या है? कोयला, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ये सब वापस लौट करके नहीं आएगा, एक बार खत्म हो गया तो। ओके, तो इसको हिंदी में आप नवीनीकरण कह सकते हो रिन्यूएबल को, और गैर नवीनीकरण कह सकते हो नॉन रिन्यूएबल को। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसका बेसिकली यूज क्या है ना। जो भी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं वो यूज कहां होती हैं? तो वो यूज होती है हमारी एनर्जी जनरेशन में,
है ना जी। एनर्जी मतलब शक्ति। आपने कभी ये टर्म सुना होगा ना कि दुनिया उसी को पूछती है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास शक्ति होती है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये हमें क्या प्रदान करता है, ये हमें एनर्जी प्रदान करती है, ये हमें पावर प्रदान करती है कुछ काम करने की। बड़े से बड़ा सामान उठाना हो, क्रेन से उठता है। क्रेन किससे चलती है, नेचुरल रिसोर्सेज से चलती है, उसी से तो उसमें इतनी ताकत आती है। या दुनिया की हर एक चीज जो है ना, फैक्ट्रीज में जो सामान बनता है, गाड़ी चलती है, गाड़ी को चलाने में भी तो एनर्जी चाहिए। और घरों में जो बत्तियां जलती हैं और जो कंप्यूटर चलता है, हम और आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट हो पा रहे हैं कैसे, एनर्जी के थ्रू, एनर्जी सोर्स। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं इनका मेन काम होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना, चाहे रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो। नॉन रिन्यूएबल कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे पेट्रोल होता है, जलता है, उससे गाड़ी आगे बढ़ती है, ट्रक्स आगे बढ़ती हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और वैसे रिन्यूएबल कौन सा हो गया, मान लो हम कह लें इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि उससे ही हमारा घर चलता है और पढ़ाई हमारी हो पाती है इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। तो मेन क्या है कि ये एनर्जी जनरेशन में नेचुरल रिसोर्सेज यूज होती है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो कौन कौन सी रिसोर्सेज से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को जनरेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं, कहीं कहीं पे बांध भी हैं, यानी हाइड्रो एनर्जी का भी यूज होता है। न्यूक्लियर प्लांट भी थोड़े से हैं, तो कहीं कभी ना कभी न्यूक्लियर का भी यूज हो जाता है बिजली बनाने में। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है इंडिया के अंदर वो थर्मल पावर प्लांट का होता है, यानी गर्मी बना के, कुछ फॉसिल फ्यूल्स जला के गर्मी बना के उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। जनरली कोयला वगैरह इसके लिए यूज होता है बिजली बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक परसेंटेज दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें कि जो इंडिया में कितना कितना पार्ट किस किस एनर्जी का हम यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ओके, तो यहां पे सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो क्या है, कोयला। कोयले सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है। फिर यहाँ रिन्यूएबल का परसेंटेज आप देख सकते हैं कि ये रिन्यूएबल का इतना भाग है, जिसमें, और इस रिन्यूएबल को भी हम देख सकते हैं कि इतना भाग यहाँ सोलर का है, इतना भाग यहाँ हाइड्रो पावर प्लांट यानी पानी से बिजली बनाने का है, फिर यहाँ हवा से बनाने का है, और फिर ये जो बायोफ्यूल होता है ना, उसका यहाँ पे यूज होता है। तो ज्यादा इसको ध्यान से नहीं देखना है, बस मुझे आपको ये दिखाना है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है वो अभी भी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनसे बिजली यहाँ पे जनरेट हो रही है, जो कि है कोयला। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो दो हमारी रिसोर्सेज है, एक हो गई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि पेट्रोल वगैरह फॉसिल फ्यूल्स, और एक हो गई रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं इन्हीं से एयर पोल्यूशन भी होता है ना। ये क्लीन एनर्जी नहीं होती है, यानी कि जो पेट्रोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, कोयला हो गया, जो भी जीवाश्म ईंधन होता है, इसी से ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे सूरज से, विंड से वगैरह से, ये सब क्लीन एनर्जी में आती है, यानी कि इनको, इनसे एनर्जी, इनसे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने में किसी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। हालांकि हर एक रिन्यूएबल एनर्जी के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें आपको पता चल जाएंगे। जैसे आज हम बात करने वाले हैं विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी ऐसा नहीं है कि ये 100% क्लीन है, इसके भी कई नुकसान हैं जिसकी इस लेक्चर में हम लोग बात करें। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं, भाई ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, इतना ही चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहली जो हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स है विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा। हवा अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा बहती है, अगर बहुत ही जैसे जैसे समुद्र किनारे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उस वो जो गति है ना, कि हवा के जो अणु हैं उनमें भी तो गति है, कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो आगे धकेले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसको अभी हम लोग देखेंगे, जिससे उस गतिशील हवा को हम ट्रैप कर लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विंड एनर्जी, जो कि एक प्रकार की क्लीन एनर्जी है,
क्योंकि हमने कोई पोल्यूशन नहीं करा और ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो कैसे होता है ये काम देख लेते हैं। तो विंड पावर या विंड एनर्जी क्या है, जहां पे विंड का यूज किया जा रहा है और विंड मिल का प्रयोग करके, पवन चक्की का प्रयोग करके, और उससे जो हवा की गति है उसको किस में बदला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा रहा है। क्या चीज है जो हमको मदद करती है ये करने में, उसे हम कहते हैं टरबाइन। तो पानी से भी जब हम बिजली बनाते हैं तब भी टरबाइन का यूज होता है, और हवा में से जब हम बिजली बनाते हैं तो भी पवन चक्कियों का प्रयोग होता है। और पवन चक्की के अंदर क्या घूम रहा होता है, टरबाइन घूम रही होती है ना। तो इसी से जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में या मैकेनिकल पावर में बदल देते हैं। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और किस प्रकार की ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो भाई, जैसे मान लो कि ये एक डब्बा है ना, और ये डब्बा यहां रखा हुआ है। अगर मुझे इस डब्बे को यहां से यहां मूव करना है तो क्या ये अपने आप हो सकता है, ये अपने आप नहीं हो सकता है ना। इसको इस जगह से दूसरी जगह पे रखने के लिए इस डब्बे में किसी प्रकार की एनर्जी ही तो देनी पड़ेगी, तभी तो ये आगे बढ़ेगा। तो एनर्जी जो है वो मेन चीज है जिससे दुनिया गतिशील है। अगर ये एनर्जी ही नहीं हो, हम भी अपना शरीर चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हमारे अंदर जो हमने खाना वाना खाया उससे जो ऊर्जा है उसी से तो आगे ले जाते हैं। तो हम तो सजीव हैं तो हमारे पास अपनी ऊर्जा है, लेकिन जो भी वस्तुएं हैं निर्जीव हैं तो उनको काम में लाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना। तो जब एक मॉलिक्यूल, एक अणु एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है या ट्रांसफर होता है तो उसमें हमें एक एनर्जी को डालना पड़ता है और उसी से वो अपनी जगह को बदल सकता है। इसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए हमारे पास बॉल है और बॉल हम चाहते हैं कि यहां ना रहे, 2 मीटर दूर जाकर के गिरे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना हाथ झटकना पड़ेगा। ये क्या प्रोसेस हो रहा है, हम अपनी ऊर्जा जो है अपने हाथ से उस बॉल में डाल दे रहे हैं। अब बॉल गतिशील हो गई, ऊर्जावान हो गई, और जितनी भी उसके अंदर ऊर्जा भरी थी उतनी दूरी पे जाकर के वो गिर गई, है ना। कोई ज्यादा ऊर्जा डाल सकता है अपने हाथ से, कोई कम एनर्जी या ऊर्जा को डाल सकता है अपने हाथ से। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हो रहा है ना। इसी फिजिकल एनर्जी को हम काइनेटिक या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कि हमने उठाया, हाथ पीछे करा, फेंका और बॉल आगे चली गई, है ना। तो अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हवा जो चल रही है, हवा में भी तो एक प्रकार की ऐसी ही ऊर्जा है ना कि जो हवा के मॉलिक्यूल हैं, जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। और ध्यान देना, जैसे मैंने बोला कि जब हम हाथ से बॉल फेंकते हैं तो ये भी नियम आप समझो कि एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब मैंने अपने हाथ से जो दम लगाई वो मेरी अपनी ऊर्जा थी और मैंने वो बॉल को दे दी। तो इसका मतलब क्या है कि विंड में भी जो ऊर्जा है, यानी कि जो अणु गतिशील है, उसकी जो ऊर्जा है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ताकि उसका हम अपने हिसाब से यूज कर पाए। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमेशा ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी नाम की एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की ऊर्जा है, या कह लो कि प्योर ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या हो, मतलब आप समझो कि जैसे फिर से वो एग्जांपल देखते हैं, जब मैंने बॉल फेंकी तो बॉल फेंकने से क्या हो रहा है कि मेरे हाथ के जो अणु है, परमाणु है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं जब बॉल फेंक रहा हूं तो मेरे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस बॉल में चले जा रहे हैं। तो किसी भी चीज में यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो वो एक जगह नहीं बैठ सकती, गतिशील हो जाती है। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेते हैं, है ना, हमारे पास बैटरीज हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करने के लिए, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट से तो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये इलेक्ट्रॉन से ही नाम आया है। तो आप पाएंगे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन सबके अंदर हम ऊर्जा को कहाँ कैसे सेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ही माध्यम से सेव करते हैं। क्योंकि अपने आप में जो मूवमेंट का एक मान लो अणु होता है, अणु का भी जो भाग इलेक्ट्रॉन होता है उसको अलग से किसी अणु से निकाल के ट्रैप किया जा सकता है। और दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि लोहे का इलेक्ट्रॉन अलग और सोने का इलेक्ट्रॉन अलग। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो गतिशील कोई भी चीज होती है तो उसमें से निकलते रहते हैं और उसको हम लोग लेकर के सेव कर सकते हैं। यही इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो भाई विंड मिल की अगर हम लोग बात करें, या
विंड एनर्जी की हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है कि हवा में जो गतिशीलता होती है उसे हम, हवा में जो गतिशीलता है जो कि एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है, उसे हम कैसे सेव कर लेते हैं, बिजली बना करके सेव कर लेते हैं टरबाइंस के द्वारा। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली मैं ये सब चीजें इतना डिस्क्रिप्शन में इसलिए बताता हूँ या इतना इंटरेस्ट मुझे ये सब बताने में इसलिए आता है क्योंकि बचपन में बड़ी कंफ्यूजन रहती थी। बचपन में पढ़ाया जाता था कि पानी से बिजली बनती है, बस ए लाइन बता करके इसको लिख करके आ जाओ, एग्जाम हमारा क्लियर हो जाता था। लेकिन भाई इससे ये सुनने से ऐसा नहीं लगता कि पानी में कोई ऐसी बिजली होती है और उस बिजली को निकाल लेते हैं और वो बिजली कहलाती है ना। तो जब मैं बड़ा हुआ मैंने यूट्यूब देखा, बहुत सारे साइंटिफिक वीडियोस देखे तो मुझे सारी बातें समझ में आई, पढ़ाई भी मैंने इसकी की तो मुझे और समझ में आया, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी गतिशील वस्तु में से निकलते ही रहते हैं, तो उनको अगर आप ट्रैप कर लें तो बात के लिए यूज कर सकते हैं। पानी में देखो ऊपर से नीचे गिरता है तो हाइड्रो एनर्जी बनती है ना। एनीवेज, तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है विंड मिल। तो व्हाट इज विंड मिल, पवन चक्की क्या होती है। तो पवन चक्की क्या है, उसमें एक शाफ्ट लगा होता है ना, रोटेटिंग शाफ्ट लगे होते हैं, जैसे हमारे पंखों में ब्लेड लगे रहते हैं जो कि घूमते हैं और हमें हवा मिलती है। ठीक, इसका उल्टा अगर आप कर दो, अगर इस पंखे पे आप हवा मारोगे तो वो अपने आप घूमने लगेगा। आंधी में देखते हो पंखा अपने आप घूमने लगता है ना। तो जब जो हमारी पवन चक्की होती है वो उल्टा काम करती है हमारे पंखे से। हमारे पंखे में बिजली दो तो वो हवा फेंकता है, पवन चक्की क्या करती है, हवा लेती है और बिजली बना देती है। उल्टा उल्टा प्रोसेस वहां चलता है। तो उसी को हम, वही उल्टा पंखा एक विंड मिल होती है। उल्टा पंखा मतलब कि हवा लेता है, काइनेटिक एनर्जी लेता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ऑफ शोर विंड पावर। ऑफ शोर मतलब समुद्र के किनारे, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलती हैं कोस्टल एरियाज में, तो उनका अच्छे से यूज करने के लिए वहां पे पवन चक्कियां जनरली लगाई जाती हैं, है ना। इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और एक और यहाँ पे फायदा हो जाता है क्योंकि पानी बगल में ही होता है समुद्र का, तो उस पानी को उस पवन चक्की के कूलेंट की तरीके से भी यूज कर लेते हैं। क्योंकि हवा ज्यादा होती है, पवन चक्की काम ज्यादा करती है तो वो गर्म ज्यादा होती है, और पानी भी बगल में है तो उसका भी यूज कर लेते हैं। तो ये ऑफ शोर विंड पावर कहलाती है, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है एनर्जी निकालती है। अब हम कुछ नए और यूनिक टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। नए और यूनिक टॉपिक्स क्या है, सबसे पहले यहां पे देखिए आप क्या लिखा है, इंटरमिटेंसी इन विंड एनर्जी। मुझे लगता है जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें 90% बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी कि व्हाट इज इंटरमिटेंसी इन विंड एनर्जी। इंटरमिटेंसी मतलब होता है कोई चीज रुक रुक करके होना। तो जो विंड एनर्जी है एक इंटरमिटेंट एनर्जी सोर्स कहलाता है, क्योंकि ये जो हवाएं चलती हैं वो बहुत कंसिस्टेंटली नहीं चलती, इनकंसिस्टेंटली चलती हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि रात को तो तेज हवा चल रही है तो वो हमें एनर्जी मिल गई, है ना, एनर्जी ज्यादा बन गई। लेकिन सुबह को हो सकता है ज्यादा हवा ना चल रही हो, कभी रुक रुक के हवा चलती है, कभी बहुत तेज चलती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट तरीके से एनर्जी का सोर्स नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के एनर्जी सोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमिटेंट एनर्जी सोर्सेस। यानी कि ऐसे एनर्जी सोर्सेस में हमें इंटरमिटेंसी मिलती है, लगातार नहीं मिलती, रुक रुक के, टूट टूट के, थोड़ी थोड़ी मिलती है, एक साथ नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, मान लीजिए हमने कोयला जला दिया, तो कोयला जलेगा कॉन्स्टेंटली, जितना कोयला आप डालते जाएंगे उतनी गर्मी बनाता जाएगा, उतनी हीट जनरेट करता जाएगा, उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाएगी। लेकिन जो जनरली जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो इंटरमिटेंट होती हैं, मतलब कि जब वो फेवरेबल वेदर है, जब हवाएं चल रही हैं तब वो काम कर रही है, अदरवाइज वो काम कम कर रही है। ओके, अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं विंड एनर्जी के। तो आप सबने बहुत तारीफें सुनी होंगी, जितने भी आपने यूजीसी की बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, अरे बड़ी अच्छी होती है और बड़ा फायदा होता है, पोल्यूशन नहीं होता। हाँ, एक हद तक की बात सही है कि पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होता है, बट विंड एनर्जी या जो हम विंड मिल्स लगाते हैं उनसे एक नुकसान कहीं कहीं बहुत ज्यादा होता है कि क्योंकि विंड मिल्स जो होती है बहुत ऊंचाई पे होती हैं और ऊंचाई पे ही हवा का फ्लो ज्यादा अच्छा होता है, तो उससे नुकसान कभी कभी ये हो जाता है कि जो बेचारी चिड़िया वगैरह जा रही होती हैं कभी कभी वो टकरा जाती हैं।
वो कभी कभी क्या बहुत ज्यादा टकरा जाती है ना, और इंजर्ड हो जाती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है टरबाइन के ब्लेड से टकरा करके, और इससे इनकी आबादी पे भी उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना। तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो हर रिन्यूएबल रिसोर्सेज में होंगे, और डेली हम लोग इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का 1 या 2 पार्ट्स देखेंगे, और कुछ ऐसी ही जानकारी मैं दूंगा जो बिल्कुल सिंपल एंड टू द पॉइंट होगी, बट कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी। एक्चुअली क्या होता है, हम जितने भी मटेरियल्स को रेफर करते हैं वो होते तो ढेर सारे हैं और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और वो बिल्कुल रेलेवेंट भी नहीं होते, बट यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल होगा, टू द पॉइंट होगा, और उनसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन के आते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो आपको पता ही है कि किसी भी लेसन को करने के बाद हम ईयर वाइज देखते हैं कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन जो है आया है जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विंड एनर्जी हैज अ हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी कि विंड एनर्जी जो है उसमें बहुत ज्यादा घनी ऊर्जा होती है, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है विंड एनर्जी इज एन इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको समझ में आ गई बात कि विंड एनर्जी क्या है, इंटरमिटेंट सोर्स, यानी कि बीच बीच में रुक रुक के चलती है, कभी चली, जैसे हमारी पैसेंजर ट्रेन होती हैं, कभी एकदम ही स्पीड पकड़ लेगी कि शताब्दी को भी पीछे कर देगी, और कभी एकदम सो के चलेगी, रो के चलेगी। तो सेम वैसे ही विंड एनर्जी भी होती, और इसीलिए इसमें हाई डेंसिटी नहीं होती, धीरे धीरे चलती है, आराम से विंडमिल चलती है। आपने कभी जैसे इंडिया में देखा हो, या अगर फॉरेन की अगर आपने कुछ वीडियोस देखी हो, तो फॉरेन में बहुत ज्यादा, वेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत धीरे धीरे चल रही होती हैं, कभी बहुत फास्ट भी चलती हैं, है ना। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो विंड एनर्जी है हाई, ओके तो एक सेकेंड, आंसर नंबर 4, विंड एनर्जी हैज अ हाई एनर्जी डेंसिटी। ओके, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, वैसे हाई एनर्जी डेंसिटी तो नहीं होती है, बट एक बार मैं अगले लेक्चर में इसे क्लियर करके जरूर से बता दूं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कौन सा सेक्टर है जिससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर, तो वो है हमारा थर्मल, है ना। थर्मल को याद रखना, कोल से जुड़ा हुआ है, थर्मल मतलब होता है गर्मी बना करके, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू गर्मी बना करके एनर्जी को जनरेट करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंड फार्म्स आर, यहां पे क्वेश्चन है विंड फार्म के बारे में। विंड फार्म क्या है, इसी क्वेश्चन के साथ ही हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, और नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि इसका क्या मतलब है। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि places where winds blow at the speed more than 5 मीटर पर सेकेंड, जहां पे ऐसी जगह जहां पे बड़ी तेज हवाएं चलती। दूसरा कह रहा है पोटेंशियल प्लेसेस ऑफ विंड एनर्जी जनरेशन, यानी कि ऐसी जगह जहां पे विंड एनर्जी बनाई जा सकती है, उसकी संभावना होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्लेसेस वेयर विंड्स हेल्प इन गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जहां पे खेती के लिए हवा बड़ी सहायता करती है। और चौथा कह रहा है लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विंड जनरेटर्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे विंड जनरेटर लगे हैं, विंड जनरेटर कह लो आप, विंड मिल कह लो, एक ऐसी जगह जहां बहुत विंड मिल लगी हैं और वो बिजली को प्रोड्यूस कर रही हैं, हवा को बिजली में बदल रही है ना। तो यहाँ पे विंड फार्म क्या हो गया, ऐसी जगह जिसको बनाया ही इसलिए गया है कि वहां खूब सारे पवन चक्कियां लगी हुई हैं, और उनका पूरा का पूरा काम क्या है, हवा से एनर्जी को निकालना, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां जो है आपको मिलाना है, मिलान करना है, और यहां आप देख रहे हैं कि हर एक जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका एक नुकसान दिया हुआ है। तो वो अभी विंड का तो मैंने आपको बता दिया, बाकी अभी आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा कि कौन से रिन्यूएबल एनर्जी का कौन सा नुकसान है, कौन नॉन रिन्यूएबल भी है, रिन्यूएबल भी है, कौन सा नुकसान है। जैसे विंड एनर्जी का क्या नुकसान है, थर्मल एनर्जी या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से एनर्जी का क्या नुकसान है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी का यूज जब हम करते हैं तो उसका क्या नुकसान है, एंड फोटोवोल्टाइक। गेस करो क्या है फोटोवोल्टाइक, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सोलर एनर्जी को हम फोटोवोल्टाइक एनर्जी भी कह सकते हैं, फोटो का मतलब होता है रोशनी।
और यहाँ पे इसके अलग अलग नुकसान लिखे हैं। इससे ग्रीन हाउस गैस होता है, इससे रिपेरियन वेजिटेशन होता है, यानी लॉस ऑफ रिपेरियन वेजिटेशन। रिपेरियन मतलब तटवर्ती, कोस्ट की कोस्टल जो वेजिटेशन होती है इससे खत्म होती है। ये चिड़ियाओं के लिए, चमगादड़ों के लिए खतरनाक है और इससे टॉक्सिक वेस्ट यानी जहरीले वेस्ट निकलते हैं। तो एक तो हम लोग मिला लेते हैं जो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा कि ए मिलेगा हमारा तीसरे से, यानी ए का तीसरा होगा जिससे पहले दूसरे ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद दोनों में बी का 1 लिखा है, थर्मल एनर्जी जो है कनेक्ट होगा 1 से। तो थर्मल आपको पता है कोयला वगैरह जलाने से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, एयर पोल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बचा यहाँ पे सी और डी। अब है हमारे पास पानी वाला और सूरज वाला, है ना। और क्या हमारे पास बचा, कोस्टल वेजिटेशन खत्म हो जाती है, तटवर्ती वेजिटेशन खत्म हो जाती है, या फिर टॉक्सिक वेस्ट निकलता है। तो देखो भाई, जो बांध बनते हैं ना, नदी का फ्लो जहां ज्यादा होता है वहां बांध बन जाते हैं कंक्रीट के। तो जो भी वहां वेजिटेशन था वो तो खत्म हो जाता है, कंक्रीट बिछा दिया जाता है और उसको गिराया जाता है पानी को नीचे। तो ये संबंधित है हमारी रिपेरियन वेजिटेशन से, तटवर्ती जो वनस्पति होती है। और जो फोटोवोल्टेइक एनर्जी है, वो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इससे कैसे टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं। तो देखो भाई, जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी या सोलर पैनल हम लोग यूज करते हैं, उस सोलर पैनल को बनाने में और साथ में उसके साथ जो बैटरी सिस्टम होता है, ये दोनों भी जो है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आप सबको पता है बैटरी में से टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं, इसलिए हमारे घरों में भी जो इन्वर्टर्स होते हैं हमें बोला जाता है कि भैया इसको घर में नहीं लगाना है, आपको बाहर रखना है खुले में, क्योंकि उसमें से भी टॉक्सिक गैसेस निकलती रहती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब हमारा हो गया फोर्थ वाला, यानी डी का फोर्थ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विंड एनर्जी क्या है। विंड एनर्जी क्या होती है। विंड एनर्जी एक इंटरमिटेंट एनर्जी होती है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है दूरी के, रिमोट के एरियाज के लिए। ये मौसम पे बिल्कुल निर्भर नहीं करती है, एक प्रकार की क्लीन एनर्जी है और इसका कोई भी बिल्कुल भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं होता, पर्यावरण पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्या क्या बातें सही हैं, इंटरमिटेंट एनर्जी है। अब देखो कितनी बार इंटरमिटेंट शब्द आया है हमारे क्वेश्चंस में। तो इंटरमिटेंट आई होप आपको समझ में आ गया है, और कोई भी बुक उठा करके देख लो, कोई भी लेक्चर कोई ऑनलाइन देख लो, इंटरमिटेंट एनर्जी क्या है आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मोटी मोटी बातें होती हैं, जेनरिक बातें होती हैं, वो आपको थमा दी जाती हैं और बुक्स के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं, और किसी को भी परवाह नहीं है कि यार आपका पेपर कैसे होगा, ठीक होगा नहीं होगा, बस कुछ ना कुछ बता करके बुक बेच देनी है और उसके बाद आप जानो आपका काम जाने। ठीक है, लेकिन यहाँ फायदा किससे हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, अगर आपने नहीं लिए हैं तो भाई आप ले लो, क्योंकि इसी से आपको एक्चुअल आइडिया होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेक्शन वाइज लगाओ, ईयर वाइज लगाओ, सारा दिन लगाओ, बार बार लगाओ, लगाते जाओ, और जितना लगाओगे उतना पाओगे कि यार जितनी नई नई चीजें जो हैं इस एग्जाम में आ रही हैं, और उस हिसाब से फिर आप तैयारी करोगे। इधर उधर कहीं फंसोगे नहीं झूठ में कि कहीं आपने पढ़ लिया कि हाँ ये सब कुछ है, इसमें 100% है, और एक्चुअल में क्या होता है कि जब एग्जाम में जाते हैं तो बिल्कुल डब्बा गोल हो जाता है। तो इससे पहले कि एग्जाम में जाके ऐसे क्वेश्चंस देखो, पहले ही वैसे क्वेश्चंस देख लो ना जो ट्रिकी क्वेश्चंस यूजीसी नेट वाले बनाते हैं। तो ये जो चीज है ये आपको और कहीं भी नहीं मिल रही। ठीक है, ओके। तो इंटरमिटेंट एनर्जी है, उसके बाद यूजफुल है दूर दराज के इलाकों में क्योंकि वहां बिजली मिल जाती है। डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर, तो ये गलत है क्योंकि ये मौसम पर निर्भर करती है, मौसम अच्छा होगा तभी होगा। और क्लीन एनर्जी है, साफ सुथरी है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, और बिल्कुल भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमने देखा कि इससे चिड़िया वगैरह मर जाती हैं, तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट है। तो ए बी डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कैसे ये सवाल होने हैं। और गाइज आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कराया जहाँ पे आपको फ्री में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं,
तो उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लो। आज की वीडियो के लिए इतना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर करें। और ये आपको ऑफलाइन सीरीज या इसको आप कह लो कि सेल्फ पेस्ड जो सीरीज है सीखने की कैसी लग रही है, इसको भी कमेंट में जरूर से बताओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।